जब भी हम सुपर हीरो की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, डीसी। सुपरमैन की वो पहली उड़ान, बैटमैन की अंधेरे में छिपी खौफनाक परछाई और वंडर वुमन की वो अमर तलवार। डीसी ने सिर्फ कहानियां नहीं गढ़ी बल्कि एक पूरी दुनिया बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ? एक छोटी सी कॉमिक बुक से लेकर आज के सबसे बड़े सुपर हीरो ब्रांड तक का ये सफर कैसा रहा? आज हम जानेंगे डीसी की इस 85 साल की कहानी कैसी रही, उसके उतार चढ़ाव, हार जीत और उस भविष्य के बारे में जो इसे और भी खास बनाता है। यह है डीसी की कहानी, जहां हर हीरो एक दास्तान है और हर विलन एक इतिहास। 1934 का साल था। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का दौर था और लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के लिए मनोरंजन की तलाश में थे। ऐसे समय में नेशनल एलाइट पब्लिकेशंस नाम की एक कंपनी की नींव रखी गई। इसकी सोच थी ऐसी कहानियां लाना जो लोगों को उनके सपनों की दुनिया में ले जाएं। 1935 में पहली बार न्यू फन द कॉमिक मैगजीन के नाम से एक कॉमिक बुक प्रकाशित हुई। यह अपने आप में अनोखी थी क्योंकि इसमें पूरी तरह से नई कहानियां थीं। इससे पहले की कॉमिक्स केवल अखबारों में रिप्रिंट हुआ करती थीं। यहीं से उस सफर की शुरुआत हुई जिसने आने वाले दशकों में दुनिया को बदल कर रख दिया। सुपर हीरो युग की शुरुआत 1937 में नेशनल ने डिटेक्टिव कॉमिक्स नाम से एक नई सीरीज लॉन्च की। यह इतना पॉपुलर हुआ कि कंपनी का नाम ही बदलकर डिटेक्टिव कॉमिक्स इनकॉर्पोरेशन कर दिया गया और यही नाम आगे चलकर शॉर्ट होकर डीसी बन गया। फिर आया 1938 का वो ऐतिहासिक साल जब एक्शन कॉमिक्स प्रकाशित हुआ। इसके कवर पर एक ऐसा किरदार था जो आज तक पूरी दुनिया के दिलों में बसता है, सुपरमैन। वह पहली बार था जब किसी ने एक ऐसा हीरो देखा जो उड़ सकता था, इमारतों को उखाड़ सकता था और अपराध से लड़ सकता था। सुपरमैन की रचना जेरी सिगल और जो शस्टर ने की थी। उनकी इस रचना ने कॉमिक्स की दुनिया में एक नया युग शुरू कर दिया, सुपर हीरो युग। सुपरमैन की लोकप्रियता ने डीसी को और भी साहसी बना दिया। उन्होंने डिटेक्टिव कॉमिक्स में एक और आइकॉनिक सुपर हीरो को पेश किया, बैटमैन। बैटमैन बाकी सुपर हीरो से अलग था। उसके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता, डरावना व्यक्तित्व और अपराधियों से लड़ने की कला ने उसे तुरंत ही जनता का पसंदीदा बना दिया। 1941 में डीसी ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने दुनिया को वंडर वुमन से परिचित कराया, एक ऐसी योद्धा जो अमर थी, शक्तिशाली थी और न्याय की प्रतीक थी। वंडर वुमन को विलियम मोल्टन मास्टन ने बनाया था। वह डीसी की ट्रिनिटी, सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन का अहम हिस्सा बनी। 1940 में डीसी ने पहली बार सुपर हीरो टीम का कॉन्सेप्ट पेश किया। ऑल स्टार कॉमिक्स में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जैसे की शुरुआत हुई। यह एक ऐसा ग्रुप था जिसमें फ्लैश, ग्रीन लैंटर्न और डॉक्टर फेट जैसे कई सुपर हीरो शामिल थे। यह कॉन्सेप्ट आगे चलकर और बड़ी सुपर हीरो टीमों का आधार बना। 1940 का दशक द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। इस समय डीसी के सुपर हीरो आम जनता और सैनिकों के लिए प्रेरणा बन गए। सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे किरदारों ने देशभक्ति और हिम्मत का संदेश दिया। युद्ध के इस कठिन समय में डीसी कॉमिक्स की बिक्री आसमान छूने लगी। 1950 के दशक में जैसे जैसे समय बदला, लोगों का रुझान क्राइम और हॉरर कहानियों की ओर बढ़ने लगा। सुपर हीरो कॉमिक्स की लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई, लेकिन डीसी ने अपने किरदारों को जिंदा रखा। सिल्वर एज, जो कि 1956 से 1970 तक था, जिसमें कॉमिक्स इंडस्ट्री मुश्किल दौर से गुजर रही थी। गोल्डन एज के चमकते सितारे जैसे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन की लोकप्रियता कम हो रही थी। सुपर हीरो कहानियों की जगह हॉरर, वेस्टर्न और रोमांस जैसी शैलियों ने ले ली थी। इसके अलावा डॉक्टर फ्रेडरिक वर्थम की किताब सेडक्शन ऑफ द इनोसेंट ने कॉमिक्स पर गंभीर सवाल उठाए, जिससे कॉमिक्स कोड अथॉरिटी (CCA) का निर्माण हुआ।
इस कोर्ट ने राइटर के फ्रीडम पर लिमिटर लगाया और कॉमिक्स के अंधेरे दौर की शुरुआत हुई। लेकिन 1956 में डीसी कॉमिक्स ने एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस युग को बाद में सिल्वर एज ऑफ कॉमिक्स के नाम से जाना गया। 1956 में शोकेस 4 में डीसी ने एक नए फ्लैश को पेश किया। यह कोई और नहीं बल्कि बैरी एलन था, एक वैज्ञानिक जो एक दुर्घटना में सुपर स्पीड पावर हासिल करता है। यह पहली बार था जब किसी पुराने किरदार को एक नए अवतार में पुनर्जीवित किया गया। यह प्रयोग इतना सफल हुआ कि कॉमिक्स की दुनिया में सुपर हीरो का नया युग शुरू हो गया। बैरी एलन न केवल डीसी यूनिवर्स का एक प्रमुख किरदार बना बल्कि सिल्वर एज का प्रतीक भी बन गया। उसकी कहानी में विज्ञान, नई तकनीक और आधुनिक समय की समस्याओं का समावेश था, जिसने उस दौर के पाठकों को आकर्षित किया। फ्लैश की सफलता ने डीसी को अपने अन्य पुराने सुपर हीरो को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ पेश करने के लिए प्रेरित किया। 1959 में ग्रीन लैंटर्न को फिर से पेश किया गया। हल जॉर्डन अब इस किरदार के नए चेहरे बने, जिनकी कहानी एलियंस, गैलेक्टिक पुलिस और पावर रिंग के इर्द गिर्द घूमती थी। जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका का गठन भी इसी दौर में हुआ, जिसने सुपर हीरो टीम अप की अवधारणा को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सिल्वर एज की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह विज्ञान और कल्पना के संगम का युग था। इस दौर की कहानियों में विज्ञान को एक नया नायक बनाया गया। सुपरमैन की कहानियों में क्रिप्टनाइट और उसके एलियन अतीत पर अधिक जोर दिया गया। बैटमैन की कहानियां अधिक गहरी और जासूसी से भरपूर हो गईं। स्पेस एज की प्रेरणा से कई नई दुनिया और एलियन रेस को गढ़ा गया, जैसे मार्टियन मैनहंटर और ब्रेनियक। सिल्वर एज के दौरान डीसी को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। 1961 में मार्वल कॉमिक्स ने फैंटास्टिक फोर पेश किया, जो एक अलग दृष्टिकोण लेकर आया। सुपर हीरो भी इंसान हैं, जिनके पास खामियां, संघर्ष और भावनात्मक समस्याएं हैं। हालांकि डीसी ने अपनी क्लासिक शैली को बरकरार रखा, लेकिन मार्वल की कहानियों ने कॉमिक्स इंडस्ट्री को नया आयाम दिया। इस दौर के अंत तक डीसी ने कई यादगार कहानियां और किरदार पेश किए। क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स की नींव भी इसी दौर में रखी गई, जो बाद में डीसी यूनिवर्स के मल्टीवर्स को परिभाषित करेगी। इसी समय साइडकिक्स जैसे रोबिन, किड फ्लैश और स्पीडी को भी महत्व मिला, जिसने युवा पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किया। 1970 के दशक की शुरुआत में पाठकों की रुचियां बदलने लगीं। अधिक यथार्थवादी और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कहानियां लोकप्रिय होने लगीं। लेकिन सिल्वर एज ने जो नींव रखी थी, वह आज भी डीसी यूनिवर्स की पहचान है। सिल्वर एज सिर्फ एक समय नहीं था, यह एक क्रांति थी। इसने न केवल सुपर हीरो की परिभाषा को बदला, बल्कि यह साबित किया कि कॉमिक्स केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के पाठकों के लिए हो सकती है। ब्रॉन्ज एज, जो कि 1970 से 1985 तक था, जिसमें 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में कॉमिक्स इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सिल्वर एज के चमकदार, विज्ञान केंद्रित और काल्पनिक सुपर हीरो की जगह अब एक नई पीढ़ी की कहानियों ने ले ली। यह युग, जिसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, अधिक यथार्थवादी, सामाजिक और गहरे मुद्दों को उजागर करने के लिए जाना जाता है। डीसी कॉमिक्स ने इस बदलाव को अपनाया और इसे अपनी कहानी कहने की शैली का हिस्सा बनाया। 1970 के दशक में समाज में हो रहे बड़े बदलाव, जैसे नागरिक अधिकार आंदोलन, वियतनाम युद्ध, नशीले पदार्थों की समस्या और बढ़ती बेरोजगारी, ने लोगों की सोच को प्रभावित किया। डीसी कॉमिक्स ने इस नई वास्तविकता को अपनी कहानियों में शामिल किया। ग्रीन लैंटर्न, ग्रीन एरो सीरीज इस युग की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक थी। इसमें लेखक डेनिस ओनील और कलाकार नील एडम्स ने नस्लवाद, गरीबी, पर्यावरण संरक्षण और नशे की लत जैसे मुद्दों को उजागर किया। एक प्रसिद्ध कहानी में ग्रीन एरो के साथी स्पीडी को ड्रग्स का आदी दिखाया गया, जिसने कॉमिक्स की दुनिया में हलचल मचा दी। यह पहली बार था जब सुपर हीरो की दुनिया इतनी व्यक्तिगत और गहरी समस्या से रूबरू हुई। ब्रॉन्ज एज में बैटमैन का किरदार अपने मूल स्वरूप की ओर लौटा। 1960 के दशक के टीवी शो ने बैटमैन को एक हल्का फुल्का
और हास्यपूर्ण चरित्र बना दिया था। लेकिन 1970 के दशक में लेखक डेनिस ओनील और कलाकार नील एडम्स ने उसे एक गहरे और गंभीर सतर्क न्यायाधीश के रूप में पुनः परिभाषित किया। गोथम सिटी को और अधिक अंधकारमय और अपराध से ग्रस्त दिखाया गया। रास अल गुल जैसे खतरनाक और जटिल खलनायकों को पेश किया गया, जिन्होंने बैटमैन की कहानियों को और अधिक रोचक बनाया। सुपरमैन को भी ब्रॉन्ज एज में अधिक मानवीय बनाया गया। उसकी कहानियों में उसकी शक्तियों के बजाय उसके भावनात्मक संघर्षों पर ध्यान दिया गया। क्लार्क केंट की पत्रकार जिंदगी और उसकी लव लाइफ पर अधिक जोर दिया गया। इस युग में क्रिप्टनाइट की विविधता बढ़ाई गई और जनरल जॉड जैसे नए दुश्मनों को पेश किया गया। ब्रॉन्ज एज में डीसी ने नए और विविध किरदारों को भी जगह दी। ब्लैक लाइटनिंग को डीसी का पहला अफ्रीकी अमेरिकी सुपर हीरो माना जाता है। फायरस्टॉर्म जैसे युवा और आधुनिक किरदार पेश किए गए। महिला किरदारों को भी मजबूत और स्वतंत्र दिखाया गया। वंडर वुमन को उसकी जड़ों की ओर वापस लाया गया और जतन्ना तथा ब्लैक कैनरी जैसे किरदारों को अधिक अहमियत दी गई। इस युग में विलेंस को भी अधिक जटिल और मानवीय बनाया गया। जोकर को एक अराजक, खतरनाक और असामान्य खलनायक के रूप में फिर से पेश किया गया। लेक्स लूथर को केवल शक्ति के भूखे खलनायक के बजाय एक सूक्ष्म और चालाक बिजनेसमैन दिखाया गया। डार्क साइड जैसे कॉस्मिक खलनायक को डीसी यूनिवर्स के बड़े खतरे के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1954 में लागू हुआ कॉमिक्स कोड अथॉरिटी ब्रॉन्ज एज तक अपनी पकड़ खोने लगा था। ग्रीन लैंटर्न, ग्रीन एरो और बैटमैन जैसी कहानियों ने सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात की, जो पहले प्रतिबंधित थीं। डीसी ने स्वैम्प थिंग और संडे हॉरर स्टोरीज जैसे गहरे और एडल्ट विषयों पर आधारित कॉमिक्स प्रकाशित की। ब्रॉन्ज एज में डीसी यूनिवर्स का विस्तार जारी रहा। मल्टीवर्स की अवधारणा को और गहराई दी गई। क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स तैयारी इसी युग में शुरू हुई, जो डीसी यूनिवर्स को व्यवस्थित करने का प्रयास था। मॉडर्न एज 1985 से 2011 तक। 1985 से शुरू हुआ मॉडर्न एज डीसी कॉमिक्स के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनशील युगों में से एक है। इस समय डीसी ने अपनी कहानियों को अधिक परिपक्व, जटिल और गहरे मुद्दों पर केंद्रित किया। 1985 में डीसी ने अपने लंबे और जटिल मल्टीवर्स को सरल बनाने के लिए क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स नामक मेगा इवेंट पेश किया। इस कहानी ने डीसी यूनिवर्स के मल्टीवर्स को नष्ट कर दिया और प्राइम अर्थ या न्यू अर्थ के रूप में एक सिंगल यूनिवर्स बनाया। सुपरगर्ल और फ्लैश जैसे प्रमुख पात्रों ने इस इवेंट में अपनी जान गंवाई। इसने लेखकों को अपनी कहानियों को फिर से लिखने और पात्रों को नए तरीके से पेश करने का मौका दिया। मॉडर्न एज में डीसी कॉमिक्स ने गहरे और अधिक रियलिस्टिक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रैंक मिलर की डार्क नाइट रिटर्न्स ने बैटमैन को एक अंधकारमय और अधिक परिपक्व स्वरूप में प्रस्तुत किया। एलन मूर की वॉचमैन और स्वैम्प थिंग ने सुपर हीरो की परिभाषा को बदल दिया। वॉचमैन ने सुपर हीरो के नैतिकता, राजनीति और मानवता के पहलुओं पर सवाल उठाए। सुपरमैन, बर्थराइट एंड मैन ऑफ स्टील जैसी कहानियों ने सुपरमैन को अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से परिभाषित किया। मॉडर्न एज में बैटमैन डीसी कॉमिक्स का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय किरदार बन गया। 1988 में द किलिंग जॉक ने जोकर और बैटमैन के रिश्ते को गहराई दी। डेथ इन द फैमिली कहानी ने दर्शकों को झकझोर दिया जब बैटमैन का साथी जेसन टॉड मतलब रॉबिन जोकर के हाथों मारा गया। 1993 में नाइटफॉल कहानी में बैटमैन को बेन द्वारा पराजित और घायल होते दिखाया गया। 1992 में दी डेथ ऑफ सुपरमैन ने इतिहास रच दिया। इस कहानी में सुपरमैन ने डूम्सडे के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। इसके बाद रेन ऑफ द सुपरमैन और द रिटर्न ऑफ सुपरमैन ने सुपरमैन के पुनर्जन्म को दिखाया। इस इवेंट ने डीसी को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया और कॉमिक्स इंडस्ट्री में बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए। मॉडर्न एज में डीसी ने नए और विविध किरदारों को पेश किया। वैली वेस्ट ने बैरी एलन की जगह फ्लैश का मैंटल संभाला। साइक्लोन, कैटवुमन और सुपरगर्ल जैसे महिला पात्रों को अधिक मजबूत और स्वतंत्र दिखाया गया। जॉन स्टुअर्ट मतलब ग्रीन लैंटर्न और साइबॉर्ग जैसे किरदारों ने
डीसी को विविधता दी। मॉडर्न एज में बड़े इवेंट्स ने डीसी यूनिवर्स को लगातार बदलते और विकसित होते दिखाया। 2005 में इन्फिनिट क्राइसिस ने मल्टीवर्स को वापस लाया। ब्लैक नाइट और फ्लैश पॉइंट जैसे इवेंट्स ने डीसी की कहानियों को नई दिशा दी। मॉडर्न एज में डीसी ने टीवी और फिल्म जगत में भी अपनी पहचान बनाई। 1989 में टिम बर्टन की बैटमैन फिल्म ने ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल की। जस्टिस लीग और बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज जैसे शोज ने डीसी को टीवी पर स्थापित किया। मॉडर्न एज डीसी कॉमिक्स के लिए पुनर्जन्म का युग था। इसने कहानियों को गहराई और विविधता दी, जिससे डीसी ने अपनी पहचान और प्रशंसा दोनों को बढ़ाया। यह युग कॉमिक्स के माध्यम को बच्चों के मनोरंजन से आगे ले जाकर एक परिपक्व कला रूप में बदलने के लिए जाना जाता है। डीसीयू का जन्म, जो कि 2013 से आज तक है, जिसमें 2013 से आज तक का समय डीसी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब उन्होंने अपनी विस्तृत और संकलित सिनेमाई दुनिया, जिसे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU के नाम से जाना गया, की शुरुआत की। डीसी का यह प्रयास उस समय के सबसे बड़े सिनेमाई फ्रेंचाइजियों, खासकर मार्वल के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के मुकाबले अपनी पहचान बनाने का था। DCU ने दर्शकों के सामने सुपर हीरो की कहानियों को एक नए और बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किया, जहां फिल्मों के बीच गहरे जुड़ाव और पारस्परिक संबंध थे। DCU का पहला कदम 2013 में जैक स्नाइडर की फिल्म मैन ऑफ स्टील के साथ हुआ, जिसमें सुपरमैन के किरदार को नए तरीके से प्रस्तुत किया गया। मैन ऑफ स्टील ने कंसीव किया कि कैसे काल पुराण के नायक काल-एल सुपरमैन अपनी मानवता और अपनी ताकत के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस फिल्म में हेनरी कैविल ने सुपरमैन के किरदार को निभाया और लॉरेंस फिशबर्न, एमी एडम्स, माइकल शैनन जैसे अभिनेता शामिल थे। मैन ऑफ स्टील के बाद दर्शकों को यह एहसास हुआ कि डीसी कॉमिक्स ने एक बड़ी सिनेमाई दुनिया की शुरुआत की है, जो आने वाली फिल्मों में आपस में जुड़ी होगी। DCU का दूसरा महत्वपूर्ण कदम था 2016 में आई बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस। यह फिल्म डीसी के सुपर हीरो के बीच संघर्ष को दिखाती है, जो DCU की नींव रखती है। फिल्म में बैटमैन, बेन एफ्लेक और सुपरमैन हेनरी कैविल के बीच एक बड़ा संघर्ष था, जिसमें दोनों के अपने अपने विश्वासों और दृष्टिकोणों का टकराव दिखाया गया। यह फिल्म जस्टिस लीग के गठन की ओर पहला कदम थी, जहां वंडर वुमन, गैल गैडोट, एक्वामैन, जेसन मोमोआ, फ्लैश एजरा मिलर और साइबॉर्ग रे फिशर जैसे महत्वपूर्ण पात्रों का जिक्र किया गया था। फिल्म को मिलीजुली समीक्षाएं प्राप्त हुईं, लेकिन इसके बावजूद इसने DCU के अंतर्गत भविष्य की फिल्मों के लिए रास्ता खोल दिया। 2016 में आई सुसाइड स्क्वाड DCU के लिए एक और अहम मोड़ था। यह फिल्म एक समूह ऑफ एंटी हीरोज और विलेन को लेकर बनी थी, जिन्हें अपनी गलतियों के लिए सुधारने का मौका मिलता है। इस फिल्म में हर्ले क्विन, मार्गोट रॉबी, जोकर, जेरेड लेटो, किलर क्रोक और विलो विल्सन, विल स्मिथ जैसे किरदार महत्वपूर्ण थे। सुसाइड स्क्वाड ने न केवल डीसी की दुनिया में विलेन को एक नए रूप में पेश किया, बल्कि एक अलग तरह की कार्रवाई और कॉमिक बुक शैली की फिल्म भी पेश की। फिल्म ने अपनी विविधता और अराजकता के कारण दर्शकों को आकर्षित किया और साथ ही हर्ले क्विन को एक पॉपुलर और लव्ड कैरेक्टर बना दिया। 2017 में वंडर वुमन फिल्म ने DCU के साथ एक नया अध्याय जोड़ा, जिसमें पहली बार एक महिला सुपर हीरो को इतना बड़ा स्कोप और सम्मान दिया गया। गैल गैडोट की वंडर वुमन ने न केवल अपनी सुपर हीरोइक क्षमता को दिखाया, बल्कि इसके साथ ही यह फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। वंडर वुमन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और आलोचकों से भी सराहना प्राप्त की, जिससे DCU की आगामी फिल्मों के लिए एक सकारात्मक संकेत मिला। फिल्म में डायना प्रिंसेस मतलब वंडर वुमन के पुराने समय की कहानी और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके संघर्ष को दिखाया गया। 2017 में आई जस्टिस लीग DCU का पहला बड़ा टीम अप इवेंट था, जिसमें सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, साइबॉर्ग और एक्वामैन जैसे सुपर हीरो एक साथ आए।
फिल्म में डार्कसाइड और स्टेफन वुल्फ जैसे बड़े विलन के खिलाफ जस्टिस लीग के सुपर हीरो की लड़ाई दिखाई गई। हालांकि फिल्म को बहुत बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, खासकर इसके वीएफएक्स और कहानी के दृष्टिकोण से। इसके बाद स्नाइडर कट नामक संस्करण को रिलीज किया गया, जो फिल्म के मूल संस्करण से अलग था, और इसने एक बेहतर और गहरे दृष्टिकोण से कहानी को पेश किया। स्नाइडर कट ने फिल्म को आलोचकों से अधिक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त करने में मदद की। 2018 में आक्वामैन के रिलीज होते ही डीसी ने एक बार फिर साबित किया कि वह सुपर हीरो फिल्मों की विविधता में माहिर है। जेसन मोमोआ ने आक्वामैन के रूप में शानदार प्रदर्शन किया और फिल्म ने समुद्र के नीचे की दुनिया के बारे में एक नई और रोमांचक दृष्टिकोण पेश किया। यह फिल्म डीसीयू की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और इसके सिनेमाई विजुअल्स, एक्शन सीन और मनोरंजन की वजह से दर्शकों से खूब वाहवाही प्राप्त की। आक्वामैन ने डीसी के लिए एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें उसने खुद को एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी का बेहतरीन मिश्रण साबित किया। 2019 में शज़ाम फिल्म ने डीसीयू में एक नई दिशा दी, जिसमें एक युवा लड़का एक सुपर हीरो बनता है। शज़ाम ने हल्के फुल्के टोन और पारिवारिक भावनाओं के साथ डीसी की कहानियों को प्रस्तुत किया। यह फिल्म पॉप कल्चर और हास्य का बेहतरीन मिश्रण साबित हुई। झांचरी लेवी ने शज़ाम के किरदार को शानदार तरीके से निभाया, जो आमतौर पर डीसी के डार्क और सीरियस फिल्मों से अलग था। जोकर, जो 2019 में आया था, जो कि डीसीयू का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसने एक नई और अधिक परिपक्व अलग दृष्टिकोण से जोकर के चरित्र को पेश किया। यह फिल्म हार्ली क्वीन और अन्य सुपर हीरो फिल्मों से अलग थी और इसने जोकर के मानसिक संघर्ष और उसकी ट्रेजेडी को दिखाया। जोकर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और ऑस्कर भी जीते। डीसीयू अब अधिक विविध, रोमांचक और प्रयोगात्मक बनने की दिशा में बढ़ रहा है। बैटमैन, जो 2022 में आया था, और द फ्लैश, जो 2023 में आया था। इन जैसी फिल्मों ने डीसी के सिनेमाई दृष्टिकोण में नई दिशाएं और लुक्स पेश किए। एज अ ओल्ड डीसी फैन, मैं अपने तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। हम फैंस ने हमेशा से डीसी के मल्टीवर्स को लेकर बहुत कुछ सोचा है। हम चाहते थे कि हमारे पसंदीदा सुपर हीरो एक साथ दिखाई दें, अलग अलग अर्थ्स और टाइमलाइंस को एक साथ जोड़ने का मौका मिले, और अब डीसी स्टूडियोज की नई दिशा में यह सब हो सकता है। लेकिन फिर भी एक फैन के तौर पर यह सोचकर थोड़ी निराशा भी होती है कि हमें बहुत सालों से यह सही तरीके से देखने का मौका नहीं मिला। द फ्लैश जैसी फिल्मों में जो दिखाया गया वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। हालांकि जेम्स गन और उनके साथी इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इस मल्टीवर्स का पूरा और सही रूप हमें कितना मिलेगा, ये सवाल अब भी हमारे मन में बना रहता है। क्या वो भविष्य में वो क्रॉसओवर्स हमें पूरी तरह से मिल पाएंगे या फिर कुछ अधूरा सा रह जाएगा? डीसी अब अपनी मूवीज में डेप्थ और मैच्योरिटी लाने की योजना बना रहा है। ये अच्छा लग सकता है, लेकिन एक फैन के तौर पर हमें डर भी है। क्या हम जो ह्यूमर और ड्रामा चाहते थे वो अब भी मिलेगा? क्या डीसी की वही पुरानी स्टाइल जो हमें डार्क नाइट और मैन ऑफ स्टील जैसी फिल्मों में मिली थी अब फिर से देखने को मिलेगी? डीसी हमेशा से अलग रहा है और हम चाहते हैं कि वो अपनी पहचान न खो दे। क्या इस बदलाव के साथ सुपर हीरो की दुनिया में वही डार्कनेस और रॉनेस रहेगी, या फिर हमें कुछ नया और हल्का फुल्का देखने को मिलेगा? हमेशा से डीसी में पुराने और नए कैरेक्टर्स का मिलन एक आकर्षण रहा है। बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे सुपर हीरो एक साथ, यह सपना हमेशा से हमारे मन में था। लेकिन अब जब डीसी इसे और बड़े पैमाने पर मल्टीवर्स के जरिए दिखाने की योजना बना रहा है, तो यह डर भी है कि कहीं ये क्रॉसओवर्स हमारे पुराने जोश और उम्मीदों को खत्म ना कर दें। क्या डीसी अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ा रहेगा, या फिर नए स्टोरी लाइन्स में इतना खो जाएगा कि हम अपने पुराने पसंदीदा किरदारों को फिर से देख ही नहीं पाएंगे? डीसी स्टूडियोज ने सुधार की बात की है, और यह सुनकर एक फैन के तौर पर दिल को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर भी यह डर है कि यह सुधार कहीं पैचवर्क ना बने। क्या वो बदलाव सही मायने में हमारे लिए होंगे? क्या आने वाले समय में डीसीयू अपनी जगह बना पाएगा,
या फिर वो पिछले गलतियों का असर ढोते हुए फिर से विफल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि डीसी सिर्फ एक बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स ना हो, बल्कि वो हमें इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अच्छी स्टोरीज भी दे, जिससे हम अपनी फेवरेट सुपर हीरोज से और ज्यादा जुड़ सकें। डीसी का भविष्य उतना ही अनसर्टेन और होपफुल है जितना कभी था। हम सभी चाहते हैं कि डीसी स्टूडियोज अपनी मिस्टेक्स से सीखे और हमें एक ऐसी दुनिया दे जो केवल सुपर हीरोज की कहानी ना हो, बल्कि एक गहरी और मीनिंगफुल यात्रा हो। लेकिन साथ ही इस पूरी एवोल्यूशन में हमें चिंता यह भी है कि कहीं ये सब सिर्फ कमर्शियल फायदे के लिए ना हो और हमारी उन चीजों का एसेंस न खो जाए जो हमें डीसी यूनिवर्स में खास लगी थी। अब बस यही देखना होगा कि जेम्स गन और उनकी टीम इस सफर को कहां ले जाते हैं और क्या वे हमें उस ड्रीम यूनिवर्स का हिस्सा बना पाएंगे जिसे हम हमेशा से चाहते आए हैं। तो दोस्तों, डीसी स्टूडियोज का भविष्य वास्तव में एक दिलचस्प और रोमांचक सफर होने वाला है। बहुत सी अनिश्चितताएं हैं और कुछ सवाल अभी भी हमारे दिलों में हैं, लेकिन एक फैन के तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि डीसी वही जादू फिर से लाएगा जिसने हमें पहले डार्क नाइट, मैन ऑफ स्टील और जस्टिस लीग जैसी फिल्मों से जोड़ा था। अब वक्त आ गया है कि हम अपने पुराने पसंदीदा किरदारों को फिर से बड़े पर्दे पर देखें और शायद नए बदलावों के साथ उनके साथ नए सफर पर जाएं। चाहे वह मल्टीवर्स का विस्तार हो या डीसी की कहानियों का गहरा और मैच्योर होना, हम हमेशा की तरह अपनी उम्मीदें और विश्वास बनाए रखेंगे। फैंस की तरह हमें बस यह चाहिए कि डीसी हमें क्वालिटी और इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग दे, ताकि हम हर बार जब भी स्क्रीन पर कुछ देखें हम वही मैजिक महसूस कर सकें। अंत में, चाहे डीसी का भविष्य जैसा भी हो, हम हमेशा उन हीरोज और विलेंस के साथ रहेंगे जिन्होंने हमें इतने सालों तक प्रेरित किया। सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ये नाम कभी नहीं बदल सकते और हम उम्मीद करते हैं कि डीसी का भविष्य इन सुपर हीरो की धरोहर को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो अगर आपको हमारी बातों से जुड़ी कोई भी राय हो या कुछ और जोड़ना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आप ऐसे और भी डीसी और फिल्मी अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डीसी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि बस एक नई शुरुआत है। धन्यवाद और सुपर हीरो बने रहिए।